हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सेकेंड बूस्टर शॉट्स सीरीज का वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे इंडिया चैलेंजेस इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। तो आपको जैसे पता ही होगा कि अगस्त 2021 के मंथ में तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। पूरा मिलिट्री पावर से पूरा जो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था। और उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उस एरिया में, हमारे रिलेशंस कैसे इफेक्ट्स होंगे, क्या हमारे कंसर्न्स हैं और क्या हमारे स्टेक्स हैं अफगानिस्तान और उस रीजन के अंदर, सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर। तो इसको देखेंगे हम डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 2 जो होता है यूपीएससी का स्पेशली, उसमें भी पूछा जाएगा और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट टॉपिक है, तो इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये बूस्टर शॉट्स। तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या अफगानिस्तान में क्या हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर, कैसे वहाँ पे स्थितियाँ चेंज हुई हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड बिल्डअप करते हैं और फिर हम जानेंगे कि बाकी की चीज़ें क्या हैं एट ऑन प्रेजेंट डेट। ठीक है। तो यूएस और नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इनकी यूएस के द्वारा बनाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, उन्होंने अटैक कर दिया था तालिबान को 2001 में आफ्टर 9/11 अटैक्स। तो नाइन तालिबान की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उस समय 2001 में, उसको हटा दिया था यूएस के अटैक से। क्यों? क्योंकि जो 9/11 अटैक्स थे उसके पीछे जो अल कायदा थी उसको कहा गया था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको तालिबान गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। तो वो अफगानिस्तान की जो धरती है उसको यूज कर रहे थे यूएस के अगेंस्ट टेरर प्लॉटिंग के लिए। और वहीं से कहा गया था कि मास्टरमाइंड जो प्लान किया गया था टेरर अटैक्स का, ट्विन टावर जो गिराए गए थे और पेंटागन पे जो प्लेन क्रैश कराया गया था, वो सब अलकायदा ने कराया था, जिसको कि तालिबान की बैकिंग थी। तो इसलिए इन्होंने अटैक किया था 2011 में और उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था। 3-4 महीने के अंदर ही पूरी ध्वस्त कर दी थी तालिबान की गवर्नमेंट को। तो तालिबान के जो फाइटर्स थे वो हिल्स के अंदर छुप गए थे जाके, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे कराया गया था यूएस द्वारा। ठीक है। उसके बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन, जैसे कि आप जानते हैं, जो यूएस की स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके एबटाबाद में जो था ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था और उसे मार गिराया था। फिर क्या हुआ, अब रिसेंटली हम आ जाते हैं जो एग्रीमेंट करा गया था एक यूएस और तालिबान के बीच 2020 में फरवरी के महीने में। कहाँ पे? दोहा, कतार में। तो कतार में जो तालिबान को, जहाँ पे उनका एक ऑफिस सेटअप है, वहाँ पे अलाउड है उनको सेटअप करना एक ऑफिस। तो वहाँ पे जो उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ बैठते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस समय, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट कराया गया था कि जो यूएस है वो विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को। क्यों? क्योंकि यूएस को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा वो लगा चुका था ट्रूप्स पे, और बहुत ज़्यादा सैनिक भी मारे गए थे वहाँ पे यूएस के। तो जब सैनिक की डेड बॉडी आती थी यूएस में तो बहुत ज़्यादा विरोध होता था कि हमारे सैनिक मर रहे हैं किसी और देश में। तो इस वजह से एक एग्रीमेंट किया गया कि यूएस के ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा और तालिबान को अलाउ किया जाएगा वहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर। तो तालिबान से क्या प्रॉमिस लिए गए थे इसके अगेंस्ट, विड्रॉल के अगेंस्ट, वो देख लेते हैं। तो पहले तो कहा गया था कि अफगानिस्तान की धरती को यूज नहीं किया जाएगा टेरर एक्टिविटीज के लिए यूएस के अगेंस्ट। तो ये कहा गया था, पहली शर्त ये थी। और दूसरी ये थी कि जो पीस नेगोशिएशन डील होगी, जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उनके साथ आराम से टेबल पे बैठ के एक डिस्कशन होगी कि आगे जो अफगानिस्तान का भविष्य में जो गवर्नमेंट होगी उसका सेटअप कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फैक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा, तालिबान के जो बंदे हैं उनको भी लिया जाएगा, अफगानिस्तान की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनको भी दिया जाएगा। तो ये पीस डील नेगोशिएशंस के अंदर भी तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दो प्रोमिस लिए गए थे उनसे। लेकिन जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा डिले करते हैं इस प्रोसेस को और हम 9/11/2021 यानी 9 सितंबर 2021 से पहले सारी फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे। अब बाइडेन ने इस प्रोसेस को और फास्ट कर दिया और अगस्त के एंड तक कहा गया कि 31 अगस्त तक हम सारी फोर्सेस यूएस की वहां से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। इसको देखते हुए क्या हुआ, टेक ओवर शुरू हो गया। टेक ओवर मतलब कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके थे 75,000 के अराउंड, कहा जाता है कि उनके फोर्सेस हैं, उनके लोग हैं जो लड़ते हैं, वो लोग, उन्होंने सिटीज को टेक ओवर करना शुरू किया अक्रॉस अफगानिस्तान। और इतनी तेजी से वो
जो उनसे 4 गुना फोर्स बड़ी थी अफगानिस्तान की, 3 लाख सोल्जर्स थे उनके, जो कि यूएस ट्रेंड थे, उनको पिछाड़ते हुए वो सिटीज से सिटीज ओवरटेक करते रहे और हफ्तों, 1-2 हफ्ते के अंदर ही पूरा काबुल तक पहुंच गए और काबुल को टेक ओवर कर लिया गया। इस वजह से अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो यूएई भाग गए थे छोड़ के, ठीक है। तो ये सब हुआ था अभी रिसेंट पास में। फिर तालिबान ने सितंबर के महीने में एक इंटरिम गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई और उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको अलग अलग उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग पोस्ट दी गई उन्हें, ठीक है। नॉर्दर्न अलायंस एक जो स्मॉल ग्रुप था जो डिफेंड कर रहा था अफगानिस्तान को, डेमोक्रेटिक सेटअप के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनके साथ मिलकर एक नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया जो कि रेजिस्टेंस कर रहा था तालिबान को अफगानिस्तान में बनने से, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही छोटे, कुछ ही एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, ज़्यादा ही फैला नहीं था, इसलिए तालिबान को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन्हें हराने में, ठीक है। तो ये सब हुआ सितंबर के महीने तक। यूएस, यूके, फ्रांस, इन तीनों ने कहा कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और दूसरी कंट्रीज को भी कहा कि आप जल्दी में इसको रिकग्नाइज ना करें, पहले आप वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपनाएं। ये क्लियर वर्ड्स हैं इनके। अब क्यों नहीं करा? क्योंकि इसके हिसाब से, डील के हिसाब से, तालिबान ने जो सेकंड पॉइंट था कि पीस डील में आप पार्ट लेंगे, पीस नेगोशिएशंस में आप पार्ट लेंगे, वो उन्होंने नहीं करा और मिलिट्रीली उन्होंने ओवरटेक कर लिया पावर को इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसलिए यूएस, यूके, फ्रांस ने कहा हम इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, रशिया ऑन द अदर हैंड, उन्होंने वेलकम करा नई रिजीम को। हाउएवर इसके अंदर क्या था, रशिया जो था उन्होंने रिकग्निशन नहीं दिया गवर्नमेंट को, जबकि चाइना, पाकिस्तान ने ओपनली कहा कि वी सपोर्ट द तालिबान गवर्नमेंट। तो ये अलग अलग जो सुपर पावर्स हैं उनके व्यूज थे। अब हम देख लेते हैं इंडिया के क्या स्टेक्स रहे अफगानिस्तान के अंदर, क्या कंसर्न है। तो सबसे पहले इंडिया की आपको जान लेना कि इंडिया डज नॉट रिकग्नाइज तालिबान। अभी तक हम उनको नहीं रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि जो तालिबान के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर यूएस और यूएन की जो ब्लैक लिस्ट है, टेरर लिस्ट है, उसके अंदर उन लोगों के नाम है, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि हक्कानी है, वो उनका भी नाम है, हक्कानी नेटवर्क का भी, तो जो ब्लैक लिस्ट है और यूएन की उसके अंदर। तो इसी तरह से इसलिए इंडिया इनको रिकग्नाइज नहीं करता है और इनके साथ कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल रिलेशंस भी नहीं रखता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं हम कि इंडिया के कंसर्न क्या है। ये जो टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें इंडिया के क्या क्या कंसर्न है। सबसे पहला तो है सिक्योरिटी, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती पास्ट में भी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2001 से पहले भी इनको यूज़ किया गया था इंडिया के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जो कांदाहार में हाईजैक करके एयर इंडिया का प्लेन ले आ गया था। तो इसीलिए इंडिया के लिए एक फिर से सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया कि तालिबान की जो आने से अफगानिस्तान की जो धरती है वो दोबारा से इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जो कश्मीर वैली के अंदर है, ये सारे टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा इस वजह से। तो पहला कंसर्न तो हमारा सिक्योरिटी ही है इसके अंदर, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस, इंडिया का जो पिछली गवर्नमेंट से रिलेशन थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, काफ़ी अच्छे थे, तो उस वजह से भी हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान इसको, अफगानिस्तान को मानता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझिए क्या चीज़ है कि पाकिस्तान मानता है कि अगर हमारे पे इंडिया की तरफ से कोई अटैक होता है तो हमारे जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान की धरती की तरफ मूव कर पाएंगे, क्योंकि तालिबान से उनके अच्छे रिलेशन हैं। तो अगर कोई अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया द्वारा, तो वॉर सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की धरती को यूज़ कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ इनको मिल गई है पाकिस्तान को, तो ये इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है। अगला कंसर्न है रीजनल कनेक्टिविटी। तो इंडिया का आपको जैसे पता ही है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमें कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता है अपनी धरती को यूज़ करने के लिए। तो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ये मैं आपको मैप्स के थ्रू भी समझाऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। तो रीजनल कनेक्टिविटी को तालिबान गवर्नमेंट आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ पे, वो सारी की सारी कनेक्टिविटी की वजह से सारी की सारी बेकार हो सकती हैं। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। और आखिरी है पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया चाहती है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, पीस और स्टेबिलिटी हो, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं और वुमेन राइट्स हैं, जो कि तालिबान बिल्कुल नहीं मानता है, उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। और एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इन सबको पूरी की पूरी ये सारे राइट्स पब्लिक को प्रोवाइड किए जाएं। तो ये इंडिया के 4 मेजर कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के अंदर।
अगली चीज देखते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इंडिया ने ऑलरेडी $3 बिलियन डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे थे 2001 से। तो इतना ज़्यादा हम फंडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने वहाँ पे बहुत सारे करे हैं। जरांज दिलाराम हाईवे है, गार्लैंड रोड है, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है अगली स्लाइड में। सलमा डैम हमने बनाया था, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बना के दी थी, और एक अभी रिसेंटली शहतूत डैम के लिए एमओयू भी साइन किया था हमने अफगानिस्तान से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे वहाँ पे। ये हमारी सॉफ्ट पावर भी थी, जिस वजह से जो हमारे अफगानिस्तान पीपल के अंदर जो हमारी इमेज है इंडियंस की, बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू चाइनीज़ और पाकिस्तानीज। तो ये सॉफ्ट पावर भी हम यूज़ कर रहे थे। और लास्टली हम जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की। जैसे को आप पता है, चाबहार पोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से थ्रू अफगानिस्तान। तो ये जॉइंट एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों गवर्नमेंट्स थी। तो अब अफगानिस्तान नहीं रहेगी तो क्या होगा इस पोर्ट का, कनेक्टिविटी का, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अफगानिस्तान की लोकेशन। ठीक है, तो अब ये रेड में आप देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान, और बाकी आपको मैप्स में पूरा दिख ही रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, इंडिया जो है चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है अराउंड यहाँ पे। ठीक है, तो ये चाबहार पोर्ट हमारे को ले जाता है थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब ये जो है आप देख रहे हैं ब्लू लाइन जो है, ये है गार्लैंड रोड, ये भी इंडिया ने डेवलप करी है, जो कि जो अफगानिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं, मज़ार शरीफ, काबुल, ठीक है, ये सारी कनेक्ट करती हैं थ्रू दिस गार्लैंड हाईवे। और यहाँ पे है जरांज तेलाराम हाईवे, ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं आप, जो कि गार्लैंड रोड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमने डेवलप किया, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि चाबहार पोर्ट से हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक इसके थ्रू जा पाएंगे, हमारा एक्सेस हो पाएगा। अब ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान का यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान यूज़ कर रहा है सी पैक के लिए, जो पीओके के थ्रू जा रहा है चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में। तो चाइना को कनेक्टिविटी मिल रही है टू इंडियन ओशन थ्रू ग्वादर पोर्ट। तो उसी के अगेंस्ट कहते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। तो अगर अफगानिस्तान हमारा साथ नहीं देगा इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये हमारी कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की फिर कट ऑफ हो जाएगी। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन कौन सी हैं? तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब जब ये कोल्ड वॉर एरा एंड हुआ था तो ये सारी इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया के लिए एक्सेस करना इन कंट्रीज़ को फॉर नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इनके पास बहुत सारे नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपने तापी पाइपलाइन के बारे में सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान के थ्रू जो कैस्पियन सी है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कैस्पियन सी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हैं। तो गैस की डिमांड पूरा करने के लिए इंडिया यहाँ पे एक तापी लाइन बिछवानी थी, जो कि पाकिस्तान की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया प्रोजेक्ट, और उसकी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में अब कैसी होगी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो कि लैंड लॉक्ड हैं ये सारी की सारी, इनको एक्सेस अब हम कैसे करेंगे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर कंसर्न्स हैं हमारे इसके अंदर। और अब रीजनल पावर्स के भी कुछ कंसर्न है कि जो चाइना, पाकिस्तान हैं, इनके भी कुछ स्टेक्स हैं, रशिया, इनके भी कुछ स्टेक्स हैं इस अफगानिस्तान के अंदर। तो इनके क्या क्या इश्यूज हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान को रीनेम कर दिया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो ये एक तरह से अफगानिस्तान को एक इस्लामिक नेशन बना दिया गया, जिसमें कि शरिया लॉ फॉलो किया जाएगा। अब ये डेमोक्रेटिक नहीं रहा, ये इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, कंट्री बन गई है। अब पाकिस्तान में क्या है कि जो मेजॉरिटी, जो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और बलूचिस्तान का जो नर्दर्न एरिया है, उसके अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है पख्तून्स की। ठीक है, 4.5 करोड़ के अराउंड वहाँ पख्तून्स रहते हैं। और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं, सदर्न बॉर्डर पे, वो भी अराउंड 3 करोड़ पख्तून्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा है कि तालिबान कल को उनके अगेंस्ट हो जाए और ये कहे कि पख्तून्स का जो इजहार एरिया है वो अफगानिस्तान का पार्ट है या अमीराती का पार्ट है अफगानिस्तान की। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी इशू क्रिएट हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी। तो ये एक इशू है। चाइना का सिमिलरली आपको मैंने मैप पे दिखाया है कि वो ईस्ट में अफगानिस्तान के चाइना है, और चाइना कौन सा प्रोविंस लगता है? जिंगजियांग, जहाँ के कि उइगुर मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ से आज़ादी चाहते हैं चाइना से। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में
तालिबान अपना वहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे अगेंस्ट चाइना। तो ये भी चाइना के लिए कंसर्न है। सिमिलरली रशिया के लिए भी कंसर्न है कि मैंने आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो दिखाई हैं, जो कि सारी की सारी जो रशिया का पार्ट थी यानी यूएसएसआर का पार्ट थी बिफोर कोल्ड वॉर एंड हुआ था तब, तो उसके अंदर उन कंट्रीज में भी ये मुस्लिम अपब्रिंगिंग या इस्लामिक अपब्रिंगिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि टेरर एक्टिविटीज़ इन देशों में बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए रशिया ने ऑलरेडी अपनी मिलिट्री और टैंक्स वगैरह जो उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उज्बेकिस्तान वगैरह में ऑलरेडी सप्लाई करना शुरू कर दिया है इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबके सब के लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी है। हालांकि इनमें से पाकिस्तान और चाइना इनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट को, ठीक है, जिससे कि फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सकें इनसे। अब इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया क्या कर सकता है इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इंडिया तालिबान को ऑफिशियल रिकग्निशन देता ही नहीं है और अभी तक हमारे कोई उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। तो इंडिया को आगे भी यही करना चाहिए। अभी तक कोई ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं देनी चाहिए इनको, जब तक कि ये सेटिस्फाई ना हो जाए इंडिया कि जो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की धरती को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा फॉर टेरर एक्टिविटीज़, ठीक है। सेकेंडली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रॉ हैं और आईबी हैं उनका रोल बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, उनका फोकस यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें कुछ भी अगर टेरर एक्टिविटीज़ हमारे अगेंस्ट प्लान होती हैं तो वो हमें पहले से पता चल पाए, ठीक है। तो ये इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको पीओके पे फोकस करना पड़ेगा। फिर हमें कोलैबोरेट करना चाहिए रीजनल पावर्स जैसे कि रशिया यूएस हैं जो हमारे एलाइज हैं। अब रशिया यूएस अलग अलग हैं पर हमारे तो दोनों ही एलाइज हैं, हम बैलेंस करके चलते हैं। तो इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे एक एज पर द डील एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ और जो अदर जो वहाँ के अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और लास्टली इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली तालिबान के ऑफिशियल के साथ पहली बार एक डिप्लोमेटिक मीटिंग भी की थी कतार के अंदर दोहा में ही। पर इंडिया को अभी भी फुल रिकग्निशन इनको नहीं देना चाहिए। वेट एंड वॉच पॉलिसी जैसे कि यूएस ने कहा है वो फॉलो करनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। और तालिबान गवर्नमेंट जब तक अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करता तो हमें ये पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेकंड बूस्टर शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि हमने अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में जाना आफ्टर तालिबान टेक ओवर। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एज वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलेंगे अगले बूस्टर शॉर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।